Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, class 10th, today we will start our first lecture, that is about class 10th chapter number 1, computer science, unit number 1, टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमने पोर्शन इसलिए डिफ़ाइन किया है कि यहाँ पर हम साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन लिखते जाएंगे और आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो साथ साथ याद कर लेने हैं, ताकि आपको पता हो कि हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से हैं, और आप साथ साथ ही उसकी भी तैयारी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने एक तरतीब से लेक्चर्स को जो है देखते जाना है और इसको समझते जाना है। हमें फ़ीडबैक दें। सिटी हाई स्कूल आपकी हेल्प कर रहा है आपको घर में बैठकर पढ़ने में, तो उम्मीद है हमारी ये कोशिश जो है वो कामयाब होगी। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो सबसे पहले इसका बुक में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया है कि एवरी डे वी हैव टू काउंटर प्रॉब्लम्स, एवरी डे वी हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, वी फेस प्रॉब्लम्स। कहाँ कहाँ हमें होम में, घर में हो सकती है कोई मसला मसाइल, कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, एट वर्क हो सकता है, एट वर्क, एट प्ले हो सकता है। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ कहीं पर भी कोई मसला अगर हो सकता है, हमें जो प्रॉब्लम होती हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, वी मेक डिसीजंस देयर, हम वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। वी मेक डिसीजन देयर, हम वहाँ पर फिर जो है वो डिसीजंस करते हैं। तो इन डिसीजंस को करने के लिए हर बंदा कोई शार्प होता है, कोई नहीं होता, तो इनको सॉल्व करने के लिए हर बंदे की अपनी एक अप्रोच है। अगर वो इंजीनियरिंग वाला बंदा है तो वो उसकी एक अलग अप्रोच होगी, अगर वो बिज़नेस जानने वाला बंदा है तो उसकी अलग अप्रोच होगी, अगर ह्यूमैनिटीज़ के साथ उसका ताल्लुक़ है तो उसकी अप्रोच अलग होगी। तो हर एक बंदे की अपनी अपनी अप्रोच है। तो बात यहाँ पर आती है कि क्या ऐसा मेथड हो कि जिसको फॉलो किया जाए और हमें वो फॉलो करने से बिल्कुल आराम से वो कोई भी मसला हो हम वो हल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसका टॉपिक जो है हमारा, अब नया इंट्रोडक्शन में बस इतना सा ही उन्होंने बताया हुआ है। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टॉपिक है हमारा नया। स्टूडेंट्स, मेथड इसको हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। इसमें बॉयज़, प्रॉब्लम क्या है ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ ली है, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा। तो प्रॉब्लम एनी ऑब्स्टेकल, हर्डल और डिफ़िकल्टी और एनी सिचुएशन दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड, जिसको हमें रिमूव करना होता है, और रिसॉल्व, या हमें उसे सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। हर वो चीज़ जो उसको हमें हल करना पड़ता है, जिसका सॉल्यूशन डाउन करना पड़ता है, सॉल्यूशन जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम कहेंगे। अब प्रॉब्लम जो है ये ज़रूरी नहीं है कि कोई टेंशन हो तो वो हम उसे प्रॉब्लम कहेंगे, नहीं, बल्कि प्रॉब्लम जो है, जैसे अभी हमने कहा कोई भी मेथड, अब एक हम लोग जो हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हम बनना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर कोई बंदा आता है और आपको वो कहता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दो, ठीक है, एक हमें वेबसाइट डिज़ाइन करके दो, तो ये हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसमें कोई टेंशन तो नहीं है ना, ये तो हमारा वर्क है, तो ये, लेकिन हमें वो हल करना है, इसलिए वो हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन बना, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने याद भी करना है, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम डिफाइन करते हैं। A problem solving is a well organized approach to solve any problem it can be developed by following a well organized approach। और ये स्किल हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच या स्किल हम इसको कह सकते हैं। और स्किल को जो है वो हम एक कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करके अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर सकते हैं। तो मेथड के अंदर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं इनको, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। राइट डाउन स्टेप्स, राइट डाउन, ये सिंपल लिखने का कि सिर्फ लिख दें स्टेप्स। राइट डाउन स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सिर्फ स्टेप्स लिख दें कि जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट वो देयर आर 9 स्टेप्स जो आपने याद कर लेने हैं अच्छी तरह से, तरतीब से। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी आमतौर पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इसी से सॉल्व होती है। तो एनी से मुराद ये भी हो सकती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब ये स्टेप्स मैं यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से मैं सारे लिख नहीं रहा, बुक में इकट्ठे दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आपने देख लेना, पढ़ लेना है। जिसमें सबसे पहला स्टेप है, हम उसको 1 बाय 1 अब यहाँ पर एलेबोरेट करेंगे। आपने वहाँ पर देखकर ये क्वेश्चन याद कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप जो है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप जो हमने इसमें पढ़ना है स्टेप्स के अंदर वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने यहाँ नंबरिंग कर ली है, ये 1 नंबर लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपने इसकी तरतीब रखनी ज़रूरी है। हमने बुलेट नहीं लगाया कि आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो नंबर लिस्ट हमने क्रिएट की है ताकि आपको पता चले कि ये इसकी हमने जो है वो तरतीब रखना बहुत ज़रूरी है। आपने इन स्टेप्स को आगे पीछे नहीं करना। जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो पानी का मेरे पास कूलर पड़ा हुआ है, तो मैं उससे जाऊँगा, पानी गिलास लूँगा, उसमें भरूँगा, फिर पीऊँगा। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले गिलास को उठाऊँ और पीना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है। तो इसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाई स्टेप जो है वो होगा, हमें करना होगा। सॉल्व करते वक्त हमने ये देखना है कि स्टेप बाई स्टेप जो है वो उसको करना है। तो पहला स्टेप जो है वो प्रॉब्लम, इनके स्टेप्स को यानी कि तरतीब से लिखना है और इसको याद करना है। तो पहला स्टेप जो है हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। इसके अंदर हमने करना ये है कि प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करें केयरफुली।
ऑब्जर्व प्रॉब्लम केयरफुली, प्रॉब्लम को केयरफुली जो है वो ऑब्ज़र्व कर लें और हम ये देखेंगे इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो हमने मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास आपको जो है वो प्रॉब्लम कोई दी जाए, सॉफ्टवेयर आपको कहा जाए कि ग्रोसरी स्टोर का जो है वो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसको आइडेंटिफाई करते वक्त आप उसका क्या क्या चीज़ें करेंगे कि हम मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न उसके क्या है कि उसको बिलिंग करनी चाहिए। आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको बिलिंग जनरेट करनी चाहिए, बिल जनरेट करना चाहिए, बिलिंग करने के काबिल हो। दूसरा, उसकी सेल्स को रिकॉर्ड कर सके, उसकी परचेज़ को रिकॉर्ड कर सके, उसकी इन्वेंट्री का स्टॉक जो है वो रखे हिसाब, उसको कितना प्रॉफिट आता है वो उसको पता होना चाहिए। तो ये मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न उसके अंदर हो जाते हैं। और हमने यहाँ पर ये भी करना है कि अगर कोई मसलन हमारे पास कोई बंदा आता है और हमें कहता है वो सॉफ्टवेयर बना दो, और वो उसके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं कि ये भी उसमें होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, तो आपका ये काम है उसको आइडेंटिफाई करते वक्त कि हमने उसमें ये देखना है कि आया कि उसमें कोई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो उसे फ़िल्टर आउट कर दें। तो फ़िल्टर आउट irrelevant information। फिल्टर आउट irrelevant information। तो ये था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है केयरफुली ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हमने उसके मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न देखते हैं कि हमारा जो मेजर एरियाज़ हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपने उसको समझ लिया। फ़िल्टर कोई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको वो बता रहा है, आपको दे रहा है, तो आपने उसमें से वो निकाल देनी है। तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम आते हैं, इसका अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है कि हमने अब ये देखना है कि जो भी हमारे पास कस्टमर आएगा, ज़ाहिर है ये हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा उसके अपनी प्रॉब्लम के बारे में हावना ना हो, तो उसके आइडियाज़ हों उसको, लेकिन वो कुछ वेग आइडियाज़ के साथ आपके पास आता है जिसमें उसे वाज़े नहीं होता कि उसने क्या चीज़ आपसे एक्चुअली चाहता है वो। तो ये यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड, ये डॉक्यूमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपके फ्यूचर के मसले मसाइल जो हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ये कहलाता है। रिक्वायरमेंट ये बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप यूज़र से पूछते हो। अगर वो आपसे कहता है भाई आप एक मुझे वेब डिज़ाइन करके दो, ठीक है, जिससे जो ऑनलाइन बिलिंग करे, और वो ऑनलाइन बिलिंग जो है हमें उसका काम है, और उसके साथ साथ वो हमारी जो प्रोडक्ट हैं उसको भी दिखाए, तो फिर आपने उससे अब पूछनी है चीज़ें, उससे स्पेसिफाई करानी है कि भाई आप हमें बताएं आपने कलर कौन सा यूज़ करना है, पेज के ऊपर कलर आपकी स्कीम कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, वो अपनी कंपनी के हिसाब से आपको बता देगा। अगर वो अपनी कंपनी का जो आमतौर पर यूज़ कर रहा है ब्लू यूज़ कर रहा है, तो आपको कहेगा कि हमारे कलर पेज का जो होना चाहिए वो ब्लू टाइप होना चाहिए, ब्लू स्कीम यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर। अगर
आप फिर उससे पूछते हो अच्छा फ़ॉन्ट किस तरह का है, अगर वो पहले अपने लोगोज़ या मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट यूज़ करता है वो आपको बता देगा। इसी तरह से आपने वन बाई वन उससे रिक्वायरमेंट पूछते जाना है और उसके सारे क्लियर कर लेनी है कि ये चीज़ें आपने हमें कही हैं और हमने उसको लिख लिया है उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसकी सारी एम्बिग्युइटी उसकी ख़त्म कर दी वहाँ पर। अब इन फ्यूचर अगर हमें वो आके कहता है बाद में कि सर आपने हमें ये बना के दिया है, वेब डिज़ाइन करके दी है, इसमें ये खामी है, तो आप देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर उसने ऐसे ही कहा था, तो आप उसे फिर इन फ्यूचर ये बता सकेंगे सर आपने ये हमें ऐसे ही ऑर्डर किया था, आपने उस वक्त ये हमें कहा था, तो आपने ये साइन करके हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो दिया हुआ है, तो इसलिए आपने ये हमने नहीं किया, लेकिन हम आपको कस्टमर केयर के तौर पर हम इसको दोबारा कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े इन फ्यूचर के जो है वो कस्टमर लॉस से बचने के लिए या आपका जो है वो कोई और लॉस हो के हमें दोबारा से रीवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़े और वो फ्री में करना पड़े, तो उससे बचने के लिए ये हम लोग कह लें कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के अंदर ये हम करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो अगला स्टेप है वो है एनालाइज द प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 3, एनालाइज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका लिख लेते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो था हमारा वो था डिफाइन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो डिफाइन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर हमने देखा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन द नीड्स और द रिक्वायरमेंट्स दैट इज़ गिवन बाय द कस्टमर। डिफाइन आगे हम करेंगे डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन टॉप डाउन डिज़ाइन। टॉप डाउन डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, ये जो है एनालाइज द प्रॉब्लम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, तो मैं नाम ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। एक इसका नाम ये किया जाता है, इसको कहा जाता है डिवाइड एंड कंकर रूल। दूसरा इस टेक्निक को कहा जाता है टॉप डाउन डिज़ाइन। तो इसलिए इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस भी आ सकता है, डिफाइन टॉप डाउन भी आ सकता है, या व्हाट इज़ मेंट बाय डिवाइड एंड कंकर रूल, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A big dividing a problem, और इसे हम डिवाइडर को डीकम्पोज भी कह सकते हैं, डीकम्पोजिंग a problem into सब प्रॉब्लम्स और मैनेजेबल पार्ट्स। is called problem analysis और टॉप डाउन डिज़ाइन।
और डिवाइड एंड कंकर रूल। तो एक बड़ी जो प्रॉब्लम हमें है पेश है, उसको अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम के साथ कन्वर्ट कर लेंगे तो ये एनालिसिस कहलाता है। इस स्टेप के अंदर यानी कि आपने ये काम करना है, जो हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी हुई है उसको कोशिश करनी है कि ऐसे पार्ट्स जो हों जो मैनेजेबल पार्ट्स हों उसके अंदर डिवाइड करना है। जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं तो हम ग्रोसरी स्टोर की बात कर लेते हैं कि हमें वो सॉफ्टवेयर कहता है कि हमें ग्रोसरी स्टोर कुछ रन करने के लिए चाहिए। तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि आपके छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स कौन कौन से होंगे, कि आपने ग्रोसरी स्टोर के ऊपर उसको सेल का ऑर्डर बना के देना है, आपने उसको परचेज़ रिकॉर्ड बना के देना है ताकि वो उसको स्टोर कर सके, डाटा उसका इनपुट आउटपुट कर सके, और इसके अलावा बिलिंग का जो है आपने बना के देना है। तो ये मैनेज आप करते क्या हैं, फिर हर एक डिवाइड कर लेते हैं कि सेल का अलग से सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, उसका फॉर्म अलग से क्रिएट करके दे देते हैं, परचेज़ का अलग से करके दे देते हैं, और बिलिंग के लिए अलग से करके दे देते हैं। तो इस तरह से आपने उसको क्या किया, प्रॉब्लम को जो उसकी बड़ी एक प्रॉब्लम थी कंबाइन करके उसको डीकम्पोज कर लिया। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है मैनेजेबल पार्ट्स। तो आपने ये ख्याल रखना है कि प्रॉब्लम को डीकम्पोज करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि वो ये जो यूज़र ख्याल रखता है कि आया कि वो इसके मैनेज भी हो सकते हैं जो अलहदा पार्ट कर रहा है, डीकम्पोज जो कर रहा है, अगर वो मैनेजेबल नहीं है तो फिर हम उसको एज अ होल भी कर सकते हैं। तो अगर पूरी प्रॉब्लम को एज अ होल करेंगे तो वो बड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, तो इसलिए हम इस स्टेज पर हम उसको डीकम्पोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस कितनी हैं। इसकी मदद से हम लोग डीकम्पोज कर सकते होते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ताकि प्रॉब्लम का एनालिसिस अच्छी तरह से हो सके। और बेस्ट सॉल्यूशन कौन सी है, ठीक है, कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सी है, क्या वो प्रॉब्लम जो है इस कंप्यूटर पे सॉल्व भी हो सकती है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने चीज़ें डिस्कस की कि हर आए दिन जो है हमें रोज़ाना जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, हम वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को सही करने के लिए हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की डेफिनेशन पढ़ी, जिसके अंदर हमने इसको समझा कि क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके बाद हमने स्टेप्स को डिस्कस किया। स्टेप्स हमने इसके 9 स्टेप्स हैं, लेकिन हमने आज सिर्फ 3 स्टेप्स किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो समझने में मुश्किल ना हो, आसानी हो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप जो है वो इसको आसानी से लेक्चर को कर सकें। हमने साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हैं। आपने कोशिश करनी है कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से साथ साथ याद कर लें। इनके स्टेप्स को लाजमी याद करना है, रट्टा लगाना है इसको, ताकि आपको वो जो है वो स्टेप्स अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। फिर ये एक डिटेल क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स। तो उसको भी आप हम छोटा छोटा करके कर सकते हैं। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन देखा, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट देखा, तीसरा जो है हमने एनालाइज द प्रॉब्लम किया स्टेप। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने जो है वो इस लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ के समझना है, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको आप अल्लाह की मान में देते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।